नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। साथियों, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि ज्योतिष इस संसार को भारतवर्ष ने दिया है, क्योंकि इसका उद्गम वेदों से है और इसीलिए इसको वेदांग कहा गया है। इसी तरीके से हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति, जिसका आधार आयुर्वेद है, उसका वर्णन भी वेदों में मिलता है। तो इसलिए आयुर्वेद को भी वेदों का अंग कहा गया है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज्योतिष और आयुर्वेद में भी आपस में कोई संबंध है। तो इसमें हमें जो जानकारी उपलब्ध हुई उसके अनुसार, जहां ज्योतिष शास्त्र मानव शरीर में होने वाले रोगों की पूरी जानकारी देने में सक्षम है, वहीं आयुर्वेद रोग का उपचार करने में सक्षम है। आयुर्वेद का मूल आधार वात, पित्त और कफ है। जब इन तीन विकारों में असंतुलन हो जाता है, तब मानव शरीर रोगी होता है। अब इन तीनों विकारों को ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इन तीनों विकारों का प्रतिनिधित्व हमारे अंतरिक्ष में विद्यमान नवग्रह करते हैं, क्योंकि ये तीनों तत्व किसी न किसी ग्रह के अधीन हैं। जिस प्रकार सूर्य पित्त को कंट्रोल करता है, चंद्रमा कफ को बताता है, मंगल पित्त को बताता है, बुध त्रिदोष शनि के तीनों प्रकार के दोष वात, पित्त और कफ, इन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु जो है वो कफ को बताता है। शुक्र वात और कफ दोनों, शनि वात और राहु और केतु वात और कफ, इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके साथ साथ ये जो हमारे कुंडली के 12 भाव हैं, इनको भी इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि ये हमारे शरीर के पूरे अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके लिए आधार मानते हैं हम लोग काल पुरुष की कुंडली, यानी जिसमें कि प्रथम भाव में मेष राशि आती है, उसके अनुसार से मानी जाती है। और उसके अनुसार विभिन्न राशियां, यानी मेष से लेकर के मीन राशियों तक में 12 भावों में हमारे मानव शरीर के सभी बॉडी पार्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब जैसे कालपुरुष के हिसाब से देखें स्टैटिक पोजीशन में, तो प्रथम भाव जो होता है कुंडली का, उससे हम लोग देखते हैं सिर, दिमाग, बाल, चमड़ी, शारीरिक क्रिया, क्षमता, सामान्य स्वास्थ्य। फिर आता है दूसरा भाव, इससे चेहरा, दाईं आंख, दांत, जबड़ा, नाक, आवाज, नाखून और मानसिक स्थिति। फिर आता है कुंडली का तीसरा भाव, इससे हम देखते हैं कान, गला, कंठ, कंधे, श्वास नली, भोजन नली, सपना, मानसिक स्थिरता, शारीरिक विकास। फिर चतुर्थ भाव, ये बताता है छाती, दिल, फेफड़े, रक्तचाप और स्त्रियों के स्तन यानी वक्षस्थल। फिर पंचम भाव, इसके अंतर्गत आते हैं पेट का ऊपरी भाग, कलेजा, पित्ताशय, जीवन शक्ति, आंतें, बुद्धि, सोच, शुक्राणु और गर्भ। फिर छठा भाव, इसके अंतर्गत आता है उदर, बड़ी आंत, गुर्दे, सामान्य रोग, मूत्र, कफ, बलगम, दमा, चेचक, आंखों का दुखना। सातवां भाव, ये हमारे गर्भाशय को स्त्रियों में, और अंडाशय, अंड ग्रंथि, शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको बताता है। अष्टम भाव,
बाहरी जनेंद्रिया यानी हमारे जेनिटल ऑर्गन्स, अंग भंग, लंबी बीमारी, दुर्घटना, लिंग, योनि और इंसान की आयु के बारे में बताता है। फिर आता है नवम भाव। नवम भाव से हम देखते हैं कूल्हे, जांघें, धमनियां, आहार और पोषण। दशम भाव कुंडली का ये घुटने, घुटनों के रोग, जोड़, शरीर के सभी जोड़ और आर्थराइटिस, इसके बारे में जानकारी दशम भाव से मिलती है। जो हमारा एकादश भाव है, इससे टांगे, पिंडलियां, बायां कान और रोग से छुटकारा कब मिलेगा, ये हमारा 11वां भाव बताता है। फिर आता है कुंडली का अंतिम भाव यानी कि 12वां भाव। इससे देखते हैं हम पैर, बाईं आंख, अनिद्रा यानी कि नींद न आने की शिकायत, नींद में गड़बड़ी, मानसिक संतुलन, अपंगता, मृत्यु, शारीरिक सुख दुख। अब इसके बाद और गहनता में जाते हैं तो ये जो हमारे नवग्रह मंडल है, इनमें प्रत्येक ग्रह भी हमारे शरीर के खास हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। उसके अधिकार क्षेत्र में शरीर का जो हमारी एनाटॉमी है वो आती है। उसमें जैसे सूर्य है, ये हड्डियों को कंट्रोल करता है। चंद्रमा जितना भी हमारे बॉडी में लिक्विड्स हैं, खून है, तरल पदार्थ है, इनको रिप्रेजेंट करता है। मंगल हमारी मज्जा यानी बोन मैरो, इसको कंट्रोल करता है। बुध त्वचा और नसें, इनको बताता है। गुरु यानी बृहस्पति, ये बॉडी में फैट्स यानी वसा जो होती है, ये इसके अधिकार क्षेत्र में आती है। शुक्र से शुक्राणु और प्रजनन क्षमता, इसके बारे में पता चलता है। शनि से स्नायु तंत्र, इसके बारे में जानकारी मिलती है। राहु ये भी स्नायु प्रणाली को प्रभावित करता है। और केतु गैस और वायु, इस सब को ये केतु के अधिकार में दिया गया है। अब इसका एक और एंगल है, ये तो हो गए 12 भाव और 9 ग्रह, लेकिन इसके साथ साथ में जो हमारी 12 राशियां हैं मेष से लेकर मिथुन तक, ये भी शरीर के किन्हीं खास अंगों पे इनकी स्थिति बताई गई है। जिस तरीके से मेष राशि जो है वो मानव शरीर के सिर को रिप्रेजेंट करती है। वृषभ राशि चेहरा बताती है। मिथुन कंधे, गर्दन और छाती का ऊपरी भाग। कर्क राशि ये दिल और फेफड़े को रिप्रेजेंट करती है। सिंह राशि पेट, कलेजा, इसको बताती है। कन्या बड़ी और छोटी आंतें जो हमारे उदर में होती हैं, उनको कंट्रोल करती है। तुला राशि कमर, कूल्हे, पेट का निचला भाग। और वृश्चिक राशि हमारे गुप्तांग और गुदा, इसको बताता है। धनु राशि जांघों को रिप्रेजेंट करती है। मकर राशि घुटने, कुंभ राशि टांगे, पिंडलियां और मीन राशि पैरों को बताती है। अब ज्योतिष के अनुसार रोग की उत्पत्ति ग्रह, नक्षत्र और राशियों पर निर्भर करती है। ग्रह नक्षत्रों के प्रतिदिन बदलते प्रभाव से जातक का शरीर प्रभावित होकर रोगी या स्वस्थ होता है। यानी कि ग्रहों की मूवमेंट जैसी होगी, जिन राशियों में होगी, जिन नक्षत्रों में होगी, उनके अनुसार मानव शरीर के ऊपर उसका असर पड़ेगा और व्यक्ति को उसी के अनुसार अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन महसूस होगा। प्रत्येक ग्रह, नक्षत्र, राशि या भाव मानव शरीर के किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि अभी हमने चर्चा में बताया। जन्म कुंडली से रोग विश्लेषण काल पुरुष की कुंडली में षष्ठ भाव यानी छठा भाव, जिसको रोग का भाव कहते हैं, इसके आधार पर यहां पर छठे भाव में काल पुरुष की कुंडली में पेट, आंतें, बड़ी आंत, छोटी आंत, दोनों ओर के गुर्दे आते हैं। तो इसका सीधा अभिप्राय यह हुआ कि जातक का खाना पीना ही उसके रोग का कारण है।
क्योंकि जो कुछ भी हम खाएंगे वो उदर में जाएगा और उदर का मतलब पेट के हिस्से में ये जितने भी अंग हैं वो प्रभावित होते हैं और ये हिस्सा जो है वो छठे भाव में आता है, इसलिए इसको रोग का भाव कहा गया है। तो इसलिए षष्ठ भाव और षष्ठेश को रोग का कारक ग्रह माना गया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है लग्न, अर्थात हमारा प्रथम भाव, जिससे कि इंसान का शरीर देखा जाता है। यदि किसी कारण से लग्न, लग्नेश पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो जातक को जीवन भर रोगों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लग्न कमजोर हो गया। तो लग्न कमजोर हो गया तो उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो कमजोर हो गई, तो इससे फिर बाहरी जो रोग है वो अटैक करेंगे और उस पर जल्दी उसका प्रभाव पड़ेगा। जन्म कुंडली में रोगों का विश्लेषण करते समय लग्न, लग्नेश, छठा भाव और षष्ठेश की स्थितियों का भली भांति आकलन करना चाहिए, क्योंकि यही दो भाव और इनके स्वामी हैं जो कि मानव शरीर में रोगों की उत्पत्ति और उनसे छुटकारे के बारे में हमारे को इशारा देते हैं कि कौन सा अंग और रोग जो है वो राशि प्रतिनिधित्व करती है, उस अंग विशेष के ऊपर हमें इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बारे में एक ज्योतिषी को अवश्य अच्छी तरीके से आकलन करके जानकारी ले लेनी चाहिए। इसके बाद में आता है कि रोग की अवधि क्या होगी, यानी कि कौन से समय में रोग अटैक करेगा। तो इसके लिए जन्म कुंडली में ग्रहों की पूर्ण स्थिति की जानकारी के बाद दशा, अंतर्दशा और गोचर का विचार अगर हम करेंगे तो उससे हमें रोग की जानकारी मिल जाएगी आगे आने वाले संभावित समय में। लग्नेश और षष्ठेश की दशा में जातक को रोग होने की संभावना होती है। यदि लग्न कमजोर है, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट है, तो जातक को लग्नेश की दशा में रोग हो सकता है। यानी कि जब लग्नेश की दशा चलेगी और लग्न कमजोर है हमारा, तो डेफिनेटली उसके ऊपर रोग जो है हावी होंगे। जब जो गोचर में भी लग्नेश पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, अर्थात कुंडली में नहीं लेकिन गोचर में अगर वो दृष्ट है, तो उस समय रोग अपने चरम सीमा पर होता है। गोचर में जब तक लग्नेश पाप ग्रहों के घेरे में रहता है और जब इस घेरे से युक्त होता है, उतने समय तक जातक को रोग का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से षष्ठेश की दशा में भी जातक के रोग होने की संभावना होती है। तो मित्रों, ये थी हमारी एक संक्षिप्त सी चर्चा ज्योतिष और उसका आयुर्वेद के साथ संबंध, रोग और रोगोपचार के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है। आशा करता हूं कि ये आपके ज्योतिषीय आकलन के समय आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। धन्यवाद।